आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हम सब अपनी और दूसरों की शख्सियत मतलब पर्सनालिटी को समझने की कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक इसे कैसे मापते हैं? आज हम इसी दुनिया में उतर रहे हैं और खास तौर पर व्यक्तित्व सूचियों यानी पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज पर ध्यान देंगे। ये वो सवालनामे होते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। वो सवालनामे जो हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार के जो पैटर्न्स हैं, उनको जानने में मदद करते हैं। अच्छा। हाँ, और हमारी ये बातचीत MPC 12 ब्लॉक 4 यूनिट 4 में जो जानकारी दी गई है उस पर आधारित है। हम समझेंगे कि मनोवैज्ञानिकों के लिए व्यक्तित्व का ठीक मतलब क्या है, इसे वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टेस्ट से कैसे नापा जाता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट। हाँ, और कुछ जाने माने टेस्ट जैसे MMPI है, 16PF है, NEO-PIR है, ये सब कैसे काम करते हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि ये जाने कि ये टेस्ट आखिर बताते क्या हैं और क्यों उपयोगी हैं। मतलब चाहे वो किसी मनोवैज्ञानिक समस्या को समझने में हो या किसी व्यक्ति के व्यवहार के पैटर्न को पहचानने में। कहते तो हैं कि ये टेस्ट किसी की शख्सियत के दिल और आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। हाँ, सबसे पहले ये व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी आखिर है क्या? हम रोजमर्रा में तो ये शब्द खूब इस्तेमाल करते हैं, पर मनोवैज्ञानिक नजरिए से इसका क्या मतलब है? बिल्कुल। देखिए, सीधी भाषा में कहें तो व्यक्तित्व सिर्फ वो नहीं है जो बाहर से दिख रहा है। ये हमारे अंदर सोचने का, महसूस करने का, लक्ष्य बनाने का और व्यवहार करने का एक व्यवस्थित और काफी हद तक टिकाऊ तरीका है। टिकाऊ तरीका, हाँ। जी, अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसे अलग तरह से समझाया है। जैसे वॉरेन और कार्माइकल ने कहा कि ये हमारे मन का पूरा संगठन है। हमारी बुद्धि, आदतें, नैतिकता, सब कुछ इसमें शामिल है। हॉल और लिंसे ने तो इसे इंसान होने का सार ही कह दिया। और मेयर की परिभाषा मुझे काफी सटीक लगती है कि ये हमारी प्रेरणाओं, भावनाओं, विचारों से पैदा होने वाली जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, उनका एक पैटर्न है। अच्छा, तो मतलब मूल बात यह है कि ये हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के वो स्थायी तरीके हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं। बिल्कुल। आपने कहा स्थायी तरीके, ये दिलचस्प लगा मुझे। क्या व्यक्तित्व वाकई इतना स्थायी होता है? मतलब क्या ये बदलता नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, व्यक्तित्व पूरी तरह से जैसे कहते हैं ना, पत्थर की लकीर वैसा नहीं होता। अच्छा। स्रोत सामग्री भी ये मानती है कि इस पर हमारी पैदाइशी बनावट मतलब जेनेटिक्स का, हाँ, उसका काफी असर होता है। शोध बताते हैं कि लगभग 20% से 60% तक का जो फर्क है लोगों में, वो जीन्स की वजह से हो सकता है। ओह अच्छा, 20 से 60%। हाँ, काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, काफी। लेकिन बाकी का जो हिस्सा है वो हमारे अनुभव, हमारी परवरिश, हमारे रिश्ते जैसे माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ और जिंदगी की जो बड़ी घटनाएं होती हैं उनसे तय होता है। तो ये प्रकृति और पोषण मतलब नेचर और नर्चर का एक मिला जुला रूप है। हाँ, बिल्कुल मिला जुला रूप। इसमें समय के साथ काफी स्थिरता तो दिखती है, पर हाँ, बदलाव भी संभव है, पूरी तरह स्थिर नहीं। समझ गया। तो ये हमारी एक तरह की बुनियादी शैली हो गई। ठीक है। लेकिन फिर एक और शब्द आता है मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली या साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। ये व्यक्तित्व से कैसे अलग है? सुनने में तो काफी मिलते जुलते लगते हैं दोनों। हाँ, ये जुड़े हुए तो हैं, पर एक नहीं है। देखिए, मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली एक ज्यादा बड़ा दायरा है। अच्छा जी, इसमें व्यक्तित्व तो आता ही है, साथ में हमारी भावनाएं कैसे काम कर रही हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हम चीजों को कैसे समझ रहे हैं, यानी संज्ञानात्मक कामकाज, और दूसरों के साथ हमारे रिश्ते कैसे चल रहे हैं, यानी पारस्परिक कामकाज, ये सब शामिल है। ओके, तो इसमें वो चीजें भी आ जाती हैं जो शायद उतनी स्थायी ना हो, जैसे किसी का मूड या किसी खास रिश्ते की स्थिति। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए चिंता या उदासी, ये किसी के व्यक्तित्व का हिस्सा हो सकती है। मतलब वो व्यक्ति आमतौर पर ज्यादा चिंतित या उदास रहता हो, लेकिन यही चिंता या उदासी किसी दुखद घटना के बाद, जैसे किसी अपने को खो देने के बाद, एक अस्थायी स्थिति भी हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल, सिचुएशनल हो सकती है। जी, तो कार्यप्रणाली इस बात पर ध्यान देती है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी की जो चुनौतियां हैं, जो खुशियां हैं, उनका सामना कैसे कर रहे हैं। इसमें हमारी स्थायी शख्सियत का भी रोल है और हमारी अस्थायी मानसिक अवस्थाओं का भी। ये दिलचस्प है। और स्रोत में ये भी बताया गया है कि कार्यप्रणाली के भी कुछ मुख्य हिस्से हैं। एक तो खुद को समझना, सेल्फ, और दूसरा दूसरों से जुड़ना, इंटरपर्सनल। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्व में दो चीजें खास हैं। एक तो पहचान,
मतलब खुद को एक अलग यूनिक इंसान समझना और अपने बारे में एक स्थिर राय रखना। और दूसरा है आत्मदिशा, यानी जिंदगी में सार्थक लक्ष्य तय करना और उन्हें पाने की कोशिश करना। ठीक है। और जो पारस्परिक हिस्सा है उसमें भी दो बातें हैं, एक सहानुभूति, दूसरों के नजरिए और उनकी भावनाओं को समझने की क्षमता, और दूसरी है अंतरंगता, मतलब दूसरों के साथ गहरे अच्छे रिश्ते बनाने की इच्छा और काबिलियत। इन चीजों में कितनी कमी है, इसके आधार पर मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली के 5 स्तर तय किए गए हैं। 5 स्तर? जी, कोई हानि नहीं से लेकर अत्यधिक हानि तक। इससे किसी समस्या की गंभीरता समझने और इलाज तय करने में बहुत मदद मिलती है। अच्छा, ये तो काफी डिटेल्ड है। चलिए अब इस पहेली को थोड़ा और खोलते हैं। हमें व्यक्तित्व और कार्यप्रणाली का अंदाजा हो गया है, पर मनोवैज्ञानिक इन्हें मापते कैसे हैं? आपने शुरू में ऑब्जेक्टिव टेस्ट का जिक्र किया था। हाँ, व्यक्तित्व मापने के मुख्य तौर पर 2 तरीके हैं, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव और प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव। आज हम वस्तुनिष्ठ तरीकों पर ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण काफी सीधे साधे होते हैं। इनमें तय सवाल होते हैं, जैसे क्या आप ज्यादातर दिन उदास महसूस करते हैं, या कोई कथन हो सकता है जैसे मुझे लोगों के बीच आराम महसूस होता है। और जवाब देने वाले को हाँ नहीं में या सही गलत में जवाब देना होता है, या फिर किसी रेटिंग स्केल पर बताना होता है कि वो कितना सहमत है, जैसे 1 से 5 तक। ओके, जैसे कोई सर्वे फॉर्म भर रहे हो, कुछ वैसा। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। फिर इन जवाबों के आधार पर स्कोर निकाला जाता है और उस स्कोर की तुलना एक बड़े समूह के औसत स्कोर से की जाती है, जिन्हें नॉर्म्स या मानक कहते हैं। नॉर्म्स, हाँ। इससे पता चलता है कि व्यक्ति का स्कोर औसत से कितना अलग है, ऊपर है या नीचे है। ये काफी संरचित, मतलब स्ट्रक्चर्ड तरीका है। ठीक है, ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव। और दूसरा तरीका जो आपने बताया, प्रक्षेपी या प्रोजेक्टिव, जी, वो कैसा होता है? संक्षेप में बता सकती हैं? जी, प्रक्षेपी परीक्षण बिल्कुल अलग तरह से काम करते हैं। इनमें व्यक्ति को कुछ अस्पष्ट सी चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे स्याही के धब्बे, जिनको इंक ब्लॉक्स कहते हैं। हाँ, रोरशाह टेस्ट जैसा। हाँ, रोरशाह उसी का एक उदाहरण है। या फिर अधूरे वाक्य दिए जाते हैं पूरे करने को, या ऐसी तस्वीरें जिनमें लोग कुछ कर रहे हों लेकिन स्थिति साफ ना हो। फिर उनसे पूछा जाता है कि उन्हें क्या दिख रहा है या कहानी क्या हो सकती है। इसके पीछे सिद्धांत ये है कि व्यक्ति इन अस्पष्ट चीजों पर अपनी अंदरूनी इच्छाओं, चिंताओं या विचारों को अनजाने में प्रक्षेपित कर देता है, मतलब प्रोजेक्ट कर देता है। अच्छा, मतलब अपनी फीलिंग्स डाल देता है उसमें। बिल्कुल, हाँ, एक तरह से। इनकी स्कोरिंग और व्याख्या ज्यादा जटिल होती हैं और थोड़ी सब्जेक्टिव भी हो सकती है। समझ गया। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण सीधे सवाल पूछते हैं, स्कोरिंग तय है, जबकि प्रक्षेपी परीक्षण घुमाकर अंदर की बातें जानने की कोशिश करते हैं और व्याख्या थोड़ी ओपन होती है। ठीक है, आज हमारा फोकस इन सीधे साधे संरचित वस्तुनिष्ठ परीक्षणों पर है। तो चलिए कुछ प्रमुख वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की बारीकियों में उतरते हैं। स्रोत में कई नाम हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जाने माने कौन से? शायद सबसे ज्यादा जिसका नाम सुना जाता है और इस्तेमाल होता है वो है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, मतलब MMPI। MMPI, हाँ, काफी सुना है इसके बारे में। जी, इसका इतिहास भी काफी पुराना है। 1930s के दशक में इसे विकसित करना शुरू किया गया था और 1943 में ये पहली बार प्रकाशित हुआ। बाद में इसे सुधारा गया और MMPI-2 आया 1989 में, और किशोरों के लिए एक अलग संस्करण है, MMPI-A। तो ये MMPI करता क्या है? इसकी खासियत क्या है? आपने बताया था कि इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, सही? हाँ, MMPI-2 में 567 सही गलत वाले सवाल हैं, सोचिए। 567? बाप रे। हाँ, और इसकी एक खास बात ये है कि ये सिर्फ व्यक्तित्व के लक्षणों को ही नहीं मापता, ये भी जांचता है कि जवाब देने वाला कहीं सवालों को टाल तो नहीं रहा, या खुद को जरूरत से ज्यादा अच्छा या शायद जरूरत से ज्यादा बुरा दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अरे वाह, मतलब ये टेस्ट की ईमानदारी भी चेक करता है। बिल्कुल। इसके लिए इसमें कुछ खास वैधता पैमाने होते हैं, वैलिडिटी स्केल्स कहते हैं इन्हें। अच्छा, ये तो बड़ा स्मार्ट है। मतलब ये पता लगाने की कोशिश करता है कि जवाब कितने भरोसेमंद हैं। जी बिल्कुल। जैसे कोई कहे मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है पर शायद पूरी तरह सच ना हो, है ना? हाँ बिल्कुल। ये स्केल्स ऐसे ही पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा इसमें कई नैदानिक पैमाने होते हैं, क्लिनिकल स्केल्स,
जो अलग-अलग मनोवैज्ञानिक पहलुओं को मापते हैं, जैसे डिप्रेशन है, चिंता है, सामाजिक व्यवहार है या कुछ हद तक वास्तविकता से जुड़े रहने की क्षमता वगैरह। स्कोर की तुलना फिर बड़े पैमाने पर किए गए सर्वे के नतीजों से की जाती है। एक खास तरह का स्कोर इस्तेमाल होता है, टी स्कोर। ये बस एक तरीका है ये देखने का कि किसी व्यक्ति का स्कोर औसत से कितना ऊपर या नीचे है, ताकि अलग-अलग लोगों के स्कोर की तुलना आसानी से हो सके। ठीक है, तो क्या इन पैमानों के नाम से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को क्या समस्या है? जैसे अगर किसी का डिप्रेशन स्केल पर स्कोर बहुत ज्यादा है तो वो यकीनन डिप्रेस्ड है। यहीं पर थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। देखिए, पैमानों के नाम कई बार भ्रामक हो सकते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे एक पैमाना है जिसका नाम सिजोफ्रेनिया से जुड़ा है, लेकिन उस पर उच्च स्कोर का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया है ही। हो सकता है उसके सोचने का तरीका कुछ अलग हो या वो बहुत तनाव में हो। ओह अच्छा। इसलिए जो विशेषज्ञ होते हैं वो पूरे प्रोफाइल को एक साथ देखते हैं, अलग-अलग पैमानों के पैटर्न को समझते हैं, न कि सिर्फ एक पैमाने के स्कोर को पकड़ लेते हैं। इसीलिए अक्सर विशेषज्ञ पैमाने के नाम के बजाय स्केल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्केल 8 पर स्कोर ज्यादा है वगैरह। समझ गया। MMPI की विश्वसनीयता और वैधता, मतलब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, काफी हद तक मानी जाती है, पर हाँ, कुछ पहलुओं पर बहस भी होती रहती है। ठीक है, ये तो काफी गहरा और विस्तृत टेस्ट लग रहा है, खासकर क्लिनिकल समस्याओं को समझने के लिए। लेकिन क्या सारे टेस्ट इसी तरह के होते हैं? मिलन परीक्षण के बारे में क्या? MCMI वो इससे कैसे अलग है? हाँ, मिलन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंट्री यानी MCMI का फोकस थोड़ा अलग है। इसे खास तौर पर उन व्यक्तित्व विकारों, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का आकलन करने के लिए बनाया गया है जिनका जिक्र DSM में है। DSM, हाँ, वो डायग्नोस्टिक मैनुअल। जी बिल्कुल। जैसे हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी है, बॉर्डरलाइन है, पैरानॉइड है। ये टेस्ट थियोडोर मिलन के अपने व्यक्तित्व सिद्धांत पर भी आधारित है। MCMI 3 में 175 सही गलत सवाल हैं, तो ये MMPI से छोटा है और इसे पूरा करने में कम समय लगता है, करीब आधा घंटा। इसमें भी वैधता पैमाने और नैदानिक पैमाने होते हैं, पर फोकस पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पर ज्यादा है। तो ऐसे लगता है कि अगर किसी की चिंता खास तौर पे DSM डायग्नोसिस से जुड़ी है तो शायद मिलन ज्यादा फोकस्ड अप्रोच देगा, जबकि MMPI एक ज्यादा चौड़ी तस्वीर दिखा सकता है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये मूल्यांकन के उद्देश्य पर निर्भर करता है। ठीक है, और 16PF के बारे में क्या? इसका नाम तो बहुत सीधा लगता है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स, 16 कारक। हाँ, ये रैमन केटाल ने विकसित किया था और जैसा नाम से ही पता चलता है, ये 16 मुख्य व्यक्तित्व कारकों या लक्षणों को मापता है। जैसे कोई कितना मिलनसार है या कितना चिंतित रहता है, कितना व्यावहारिक सोचता है, कितना तनाव झेल पाता है, इस तरह के 16 कारक। ये कारक फैक्टर एनालिसिस नाम की एक सांख्यिकीय तकनीक से निकाले गए हैं। फैक्टर एनालिसिस है। इसमें 185 बहुविकल्पीय सवाल होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस, और इसे भी सामान्य वयस्क आबादी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 16 प्राथमिक लक्षणों के अलावा 5 ज्यादा व्यापक ग्लोबल कारक भी बताता है, जैसे चिंता का ओवरऑल लेवल क्या है। इसकी विश्वसनीयता और वैधता भी अच्छी मानी जाती है। अच्छा, और एक और नाम जो आजकल बहुत सुनने में आता है, NEO-PRR और बिग 5 व्यक्तित्व लक्षण, ये क्या है? बिल्कुल, नियो पर्सनालिटी इन्वेंट्री रिवाइज्ड यानी NEO-PRR आजकल बहुत लोकप्रिय है और इसकी वजह है कि ये बिग 5 मॉडल पर आधारित है। बिग 5? हाँ, बिग 5। ये मॉडल कहता है कि दुनिया भर की अलग-अलग संस्कृतियों में अगर आप देखें तो व्यक्तित्व के 5 मुख्य आयाम या डायमेंशंस पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है न्यूरोटिसिज्म, मतलब व्यक्ति भावनात्मक रूप से कितना स्थिर है या कितना अस्थिर, कितना चिंतित रहता है। दूसरा एक्सट्रोवर्जन, कितना मिलनसार है, कितना ऊर्जावान है। तीसरा ओपननेस, नए विचारों, नए अनुभवों के प्रति कितना खुला है। चौथा अग्रीएबलनेस, कितना सहमत होने वाला, कितना सहयोगी है। और पांचवा कर्तव्यनिष्ठा, कितना जिम्मेदार, कितना व्यवस्थित, कितना लगनशील है। अच्छा, ये 5 बड़े आयाम ओशन की तरह याद रख सकते हैं। ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, अग्रीएबलनेस,
न्यूरोटिसिज्म। हाँ बिल्कुल, ये याद रखने का अच्छा तरीका है। तो NEO-PIR में 240 सवाल होते हैं जिनमें लोगों को 1 से 5 की स्केल पर बताना होता है कि वो किसी कथन से कितना सहमत हैं। इसका एक छोटा संस्करण भी है, NEO-FFI, जिसमें सिर्फ 60 सवाल होते हैं। ये टेस्ट सामान्य व्यक्तित्व को समझने में बहुत उपयोगी माना जाता है और इसकी विश्वसनीयता और वैधता पर काफी शोध हुआ है। तो ये क्लिनिकल से ज्यादा सामान्य पर्सनालिटी के लिए है। हाँ, मुख्य रूप से सामान्य पर्सनालिटी के लिए। और एक मुख्य अंतर ये है कि MMPI या MCMI के विपरीत इसमें आमतौर पर वो वैधता पैमाने शामिल नहीं होते जो ये जांचे कि व्यक्ति जानबूझकर गलत जवाब तो नहीं दे रहा। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। तो ये दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग टेस्ट अलग-अलग सिद्धांतों पर बने हैं। कोई अनुभवजन्य है जैसे MMPI, कोई सिद्धांत आधारित जैसे मिलन, कोई फैक्टर एनालिसिस पर जैसे 16PF और NEO, और फोकस भी अलग है, क्लिनिकल बनाम सामान्य। क्या कोई और टेस्ट हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है? जी हाँ, 2 और का जिक्र करना जरूरी समझती हूँ। एक है एडवर्ड्स पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल EPPS और दूसरा कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री CPI। EPPS और CPI, ठीक है। EPS जो है वो हेनरी मरे के आवश्यकता सिद्धांत पर आधारित है। ये हमारी बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरतों को मापता है, जैसे उपलब्धि पाने की जरूरत, नीड फॉर अचीवमेंट, दूसरों से जुड़ने की जरूरत, नीड फॉर अफिलिएशन, या स्वतंत्र रहने की जरूरत, नीड फॉर ऑटोनॉमी। ऐसी 15 जरूरतें। अच्छा, और इसकी क्या खास बात है? इसकी एक अनोखी बात यह है कि ये सामाजिक वांछनीयता के पूर्वाग्रह को कम करने की कोशिश करता है। मतलब लोग कई बार वो जवाब चुन लेते हैं जो समाज में अच्छा माना जाता है, न कि वो सच में महसूस करते हैं। हाँ, ये तो होता है, खुद को अच्छा दिखाने की प्रवृत्ति। तो ये इसे कैसे कम करता है? ये व्यक्ति के सामने 2 ऐसे कथन रखता है जो लगभग बराबर रूप से अच्छे या बुरे माने जाते हैं और उनमें से किसी एक को चुनने को कहता है। इसे फोर्स्ड चॉइस फॉर्मेट कहते हैं। अच्छा, फोर्स्ड चॉइस। जी। इसे जानने की कोशिश की जाती है कि व्यक्ति वाकई में क्या पसंद करता है। ये मुख्य रूप से रिसर्च और काउंसलिंग में इस्तेमाल होता है। दिलचस्प। और CPI के बारे में क्या? कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री। CPI को हैरिसन गफ ने विकसित किया था और इसका फोकस थोड़ा अलग है। ये उन गुणों को मापता है जिनके बारे में हम रोजमर्रा की जिंदगी में बात करते हैं। जैसे कोई कितना जिम्मेदार है, कितना मिलनसार है, कितना दबदबा रखता है, कितना नियमों को मानता है। गफने ने लोक अवधारणाएं कहा, मतलब फोक कॉन्सेप्ट्स, वो शब्द जो आम लोग एक दूसरे को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये टेस्ट खास तौर पर सामान्य आबादी के लिए बनाया गया है, मतलब इसमें मानसिक बीमारियों पर फोकस कम है और ये चिकित्सकों के बीच काफी लोकप्रिय है। अक्सर MMPI के बाद दूसरे नंबर पर इसका नाम आता है। तो ये रोजमर्रा के व्यवहार को समझने में ज्यादा मददगार हो सकता है शायद। हाँ, इसका उद्देश्य यही है। इसके नवीनतम संस्करण में 434 सही गलत सवाल हैं जो करीब 20 पैमाने मापते हैं, जैसे प्रभुत्व, सामाजिकता, आत्मनियंत्रण वगैरह। 434, ये भी काफी बड़ा है। जी, और CPI की एक और बहुत दिलचस्प बात है इसका क्यूबॉइड मॉडल। क्यूबॉइड मॉडल, ये क्या है? इसमें 3 मुख्य आयामों, जिन्हें वेक्टर्स कहते हैं, के आधार पर लोगों को 4 मुख्य प्रकारों में बांटा जाता है: अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। और फिर ये भी देखा जाता है कि हर प्रकार का व्यक्ति अपनी क्षमताओं का कितना उपयोग कर पा रहा है, जिसे आत्म साक्षात्कार के 7 स्तरों में मापा जाता है। अरे वाह, तो सिर्फ लक्षण नहीं बताता बल्कि एक तरह का टाइप और उसके कामकाज का लेवल भी बताता है। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लगता है। हाँ, ये व्यक्ति के व्यवहार को समझने का एक त्रिआयामी, मतलब 3D तरीका देता है। ठीक है, तो हमने कई सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ परीक्षणों पर नजर डाली। MMPI, MCMI, 16PF, NEO-PIR, EPPS और CPI, काफी जानकारी मिली। ये सब मिलकर हमें क्या बताते हैं? इन सब परीक्षणों का निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि ये सभी परीक्षण हमें व्यक्तित्व के जो स्थायी पैटर्न हैं उनको एक संरचित तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से मापने और समझने में मदद करते हैं। ये हमें एक व्यक्ति की तुलना बड़े समूहों यानी मानकों या नॉर्म से करने का एक आधार देते हैं। जैसा हमने देखा, हर टेस्ट का अपना नजरिया है, अपना सैद्धांतिक आधार है। कोई क्लिनिकल समस्याओं पर ज्यादा केंद्रित है, जैसे MMPI और MCMI। कोई सामान्य व्यक्तित्व लक्षणों पर, जैसे 16PF, NEO-PIR, CPI।
कोई खास जरूरतों पर, जैसे EPPS। सही। ये टेस्ट क्लिनिकल सेटिंग में निदान करने में, व्यक्ति की समस्याओं की जड़ को समझने में और इलाज की योजना बनाने में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। साथ ही इनका उपयोग काउंसलिंग में, नौकरी के चयन में और शोध में भी खूब होता है। मतलब एप्लीकेशन बहुत वाइड है। जी, कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, हम जानना क्या चाहते हैं। और बेशक किसी भी टेस्ट की विश्वसनीयता और वैधता, मतलब वो कितना भरोसेमंद है और वाकई वही माप रहा है या नहीं जो उसे मापना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल। तो ये थी वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व सूचियों पर हमारी आज की ये गहन चर्चा। हमने देखा कि ये कैसे काम करते हैं, इनके प्रकार क्या हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है। ये तो साफ है कि व्यक्तित्व को मापना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये उपकरण हमें इसमें काफी मदद करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। ये टेस्ट हमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, एक ढांचा प्रदान करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन व्यक्तित्व इससे कहीं ज्यादा जटिल, कहीं ज्यादा अनूठा होता है ना? हाँ, वो तो है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन मानकीकृत परीक्षणों की सीमाओं को समझना, ये जानना कि वो क्या नहीं माप सकते, हमें हर व्यक्ति की अपनी खास पहचान, उसकी यूनिकनेस की ज्यादा कद्र करना सिखा सकता है, स्कोर और श्रेणियों से परे जाकर देखने में मदद कर सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि टेस्ट हमें आंकड़े देते हैं, पर इंसान आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। इस गहन विश्लेषण और इस विचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आज की ये जानकारी भरी चर्चा यहीं समाप्त हुई।